चलो, तो अभी जितने महानुभाव क्लास में जुड़ गए हैं सबको सादर गुड मॉर्निंग, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास थोड़ी लेट से शुरू हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए हैं दुरुस्त रहेंगे। क्लास में कौन कौन आया है एक बार थोड़ा देख लेते हैं। कितने बहादुर इसमें दिख रहे हैं। विनीत कुमार, महिमा मुलेवा, विकास, कुछ लोग तो गांव से ही जुड़े हुए हैं। विकास ठाकुर, अंकित सिंह, आशीष यादव, शिवा, कृष्णा, सृष्टि, चलो जो भी हैं, तो नहीं, सबको सादर अभिनंदन। अब हम लोगों का लेक्चर जो चल रहा है, सबसे पहले कोडिंग कर लें। कॉपी पेन आप निकाल लीजिए और साथ साथ चलेंगे तभी पढ़ाई होगी। साथ साथ नहीं चलोगे तो फिर वो रियल में जो ऑनलाइन होता है वैसा ऑनलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन बना के पढ़ो इसको। सबसे पहले लेक्चर की कोडिंग करो। लेक्चर की कोडिंग करते हैं हम, तो सबसे पहले हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। आज तुम लोगों को मौलिक मतलब समझ में भी आएगा। बहुत से विद्वान हमारे ऐसे हैं तैयारी करने वाले, 2020 खेलने के चक्कर में 2020 खेलने के चक्कर में इतने सीजन खेल रहे हैं कि क्या क्या कहें। 2020 खेलने के चक्कर में कई सीजन से खेल रहे हैं, तो वैसा नहीं कर रहे हैं हम। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हम लोग इसमें पार्ट पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया है। रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का अब तक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 16 तक हो गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार मुझे करेक्ट कर लीजिए भैया कि लास्ट लेक्चर 16वां ही था ना, या 17 हो गए हैं? कोई एक बार मुझे कंफर्म कर दो। 17 था कंफर्म? लास्ट लेक्चर 17 था। चलिए, तो अब तक 1 से लेके 17 लेक्चर तक हो गए हैं। आज का लेक्चर जो होगा, आज का लेक्चर की कोडिंग है लेक्चर नंबर 18। और ये जो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, MPPSC के साथ साथ जितनी भी PSC हो सकती हैं भारत में, ठीक है ना, जितनी भी स्टेट PSC हैं उनके मेंस में काफ़ी महत्वपूर्ण, और UPSC के प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण, और UPSC का कोई ठिकाना नहीं है। खैर, मेंस में नगण्य चांस है कि वो क्वेश्चन पूछेगा, उसकी मानसिकता को देखते हुए UPSC का। हाँ, प्रीलिम्स में बहुत दिनों से शांत है, क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। मेंस में भी पूछ ले, क्या भरोसा है। अब हर एक एग्जाम के लिए काम करेगा। लेक्चर आज का हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर का पहले एजेंडा बना लो कि हम पढ़ेंगे क्या। हम आज पढ़ेंगे, हमने परमाणु पढ़ लिया है। हर लेवल से हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं किसी भी स्टेट PSC के लिए उसके तीनों चीज़ें कवर कर रहे हैं। प्री के लिए काम आएगा, मेंस के लिए काम आएगा, और अगर इंटरव्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं साइंस से तो उसके लिए भी काम आएगा। तो हर एक दृष्टिकोण से चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। सिर्फ एक दृष्टिकोण इसमें शामिल नहीं है, केवल प्री नहीं है, केवल मेंस नहीं है, केवल इंटरव्यू नहीं है। कुछ भी किसी भी लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सामान्य अध्ययन के अनुसार, तो आप उसका आंसर देने के काबिल रहेंगे। इस टाइप से बातें की जा रही हैं। परमाणु और अणु के बारे में हमने पढ़ लिया है, सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है परमाणु अणु। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु के, आज का टॉपिक रहेगा परमाणु के मूल कण। आज का टॉपिक के दिमाग में रखिए, परमाणु के मूल कण या मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण, और देखिए मौलिक सिद्धांत देख रहे हैं ना, मौलिक सिद्धांत। अभी थोड़ा आपको कनेक्ट हो पाएंगे आपकी मौलिक क्या बोल रहा है। परमाणु के मौलिक सिद्धांत या मौलिक कण जिसको बोलते हैं, इसी को कई बार कुछ लोग परमाणु के
मौलिक कण बोल देते हैं, और मौलिक को ही कई लोग बोल देते हैं, इसका दूसरा एक नाम बोल देते हैं और उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणुक कण। अपरमाणुक कण भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश नाम ज़्यादा बढ़िया है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में आज हमको पढ़ना है। और अभी वैसे तो क्लियर ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक बार पूछ लिया जाए, काम लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, कि आप लोगों को 2020 खेलना है कई सीजन तक, या फिर एक ही बार वनडे या टेस्ट खेल लेना है जिससे कि तकलीफ ना हो। तो अगर आप लोग कहेंगे कि 2020 खेलना है, 2020 जैसा करा देंगे। और लाइफ या एग्ज़ाम किसी भी चीज़ के लिए सफलता 2020 से नहीं मिलनी है। सफलता अगर 2 घंटे 2-4 घंटे में मिल जाती तो फिर कहना ही क्या था। सफलता के लिए एक निश्चित समय होता है, उतना समय तो कम से कम देना पड़ता है। चलो, तो बाकी सभी लोग इसी से क्योंकि सभी लोग इस मत से सहमत हैं कि हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से कि सब शामिल हो एक साथ। 2020 करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर एक जगह पढ़ने के बाद फिर दूसरे टीम में चले जाएं, फिर तीसरे टीम में चले जाएं, फिर चौथे टीम में चले जाएं। पता चले कि 4-5 सीजन खेले और उसके बाद फिर जाके गली क्रिकेट खेल रहे हैं घर पे। ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमें सामान्य जो भी पढ़ेंगे सब एकदम सतही, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो पूछा आ सकता है उस हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं आज का टॉपिक 2 करने वाला था, परमाणु के मौलिक कण करने वाला था, और उसके साथ साथ करने वाला था क्या, परमाणु मॉडल। परमाणु के कई मॉडल दिए गए हैं, या मॉडल नहीं बोलना है आपको तो आप बोल सकते हो क्या, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, तो परमाणु है कैसा, इसकी संरचना के बारे में विभिन्न विद्वानों ने बताया है, उन विद्वानों के बारे में बात करनी है। और इसी में से एक क्वेश्चन जो 9th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 और 4 में नहीं दिया है, बल्कि 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, बोर का मॉडल। परमाणु संरचना से संबंधित बोर का मॉडल एमपीपीएससी के मेंस के पिछले एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। बाहर निकल के लोग जो पहले से सतर्क नहीं थे, पहले से सिलेबस को नहीं समझ रहे थे, मुंह थोथा की तरह लटका के रो रहे थे कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, आखिर में किस गलती की सज़ा भगवान हमको दे रहा है। भगवान नहीं दे रहा है, आप दे रहे हो। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फिर जाके उसको पढ़ लेते हो, ऐसे थोड़ी नहीं करना है। पहले तैयारी आपको पहले से करके जानी है कि बॉलर कैसा भी आ जाए बैटिंग कर लेंगे। पता चला कि एक्सरसाइज किए ही नहीं ढंग से, सुबह उठ के 2-4 बॉल खेल के मैच खेलने चले गए तो आउट होंगे ही। फिर वो कोसते रहेंगे अपने आप को और दूसरों को, टीचर को गाली देंगे और बोलेंगे हम 15 दिनों में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करा दो 2020 खेल के। चलो टॉपिक पे आते हैं। खैर हम लोग ऐसा करेंगे नहीं इनसे, और इस टाइप की जो तैयारी करने वाले हैं उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है, वो कई सीजन खेलने कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु के मौलिक कण को ही केवल मैं शामिल करूंगा इस लेक्चर में, और थोड़ा समझ के लेवल पर जाएंगे तो हो सकता है कि परमाणु के कण भी हम लोग आज समय अगर कम पड़ा तो फिर अगले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस होगा। तो आज का एजेंडा आप समझ गए हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, बाकी अन्य पीएससी के सिलेबस आप अपने सामने रख के जिनके देखेंगे इसको यूट्यूब पर, क्योंकि ये लेक्चर लाइव चलता है एप्लीकेशन पर और रिकॉर्डेड यूट्यूब पर इसके सारे लेक्चर डाले जाते हैं, और आगे भी जब तक केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी तब तक सारे इसके लेक्चर आएंगे। तो उसमें अगर कोई देख रहा है और किसी अन्य पीएससी का देखता है तो वो अपना सिलेबस देख ले। इसमें स्पष्ट लिखा है, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। परमाणु, देखो परमाणु बोला है, अणु नहीं बोला है, लेकिन अणु नहीं जाने तो परमाणु कैसे जान पाएंगे। तो कुछ सिलेबस हिडन होता है, कुछ सिलेबस हिडन होता है जो डायरेक्ट समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया। उसके बाद जस्ट उसके आगे बोला है परमाणु संरचना, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, परमाणु संरचना। और फिर उसके बाद बोल रहा है संयोजकता, फिर बोल रहा है बंध। देखो बंध तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रेलर पीछे दिया हूं मैं, याद है ना, रासायनिक बंध, उसका
पिछले लेक्चर में ही शायद उसका परिभाषा भी लिखवाया कि रासायनिक बंध क्या है। मैं बोला था कि कई प्रकार के होते हैं, वो डीप में नहीं जाना है, लेकिन जितना हमें जरूरत पड़ेगा उतना आगे पढ़ाऊंगा। और फिर क्या बोला हुआ है इसी पॉइंट में, परमाणु संलयन और विखंडन। तो परमाणुओं का संलयन कैसे होता है, विखंडन कैसे होता है, हाइड्रोजन बम कैसे बन जाता है, न्यूक्लियर बम कैसे बन रहा है, नाभिकीय रिएक्टर कैसे बन जाता है, ये सब भी हमको यहाँ जानना है। तो सिलेबस को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन सिलेबस को हम इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि किसी भी जीएस एग्जाम में काम आएगा, दूसरा किसी भी स्तर पर काम आएगा। जिस एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं, तीनों स्टेज में काम आएगा। एक स्टेज है तो एक स्टेज में तो काम आएगा ही। तो आप लोग एजेंडा समझ गए कि आज की क्लास का क्या है। आज की क्लास मैक्सिमम चांस है कि इस पॉइंट पर ही घूमती रहेगी, सब एटॉमिक पार्टिकल पर, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बाल का खाल निकाल लेंगे कि कहीं से कोई फैक्ट प्रीलिम्स में पूछे तो हमें सरप्राइज ना लगे। बाकी तो कंपटीशन है, पता चले कि इस पोर्शन से क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो क्या करेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। सिलेबस तो कंप्लीट करना हमको जरूरी है। नहीं पूछा कोई बात नहीं है। चलिए, तो एजेंडा सभी लोग समझ गए हो तो एक बार भोंपू बजाइए और आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यही जरूरी है कि हम अपने सिलेबस को समझें, अपने एजेंडा को समझें। लेक्चर नंबर 18 है ये। लेक्चर नंबर 18 में आप इन चीज़ों के बारे में जानेंगे और ढंग से जानेंगे, समझ के लेवल पर जानेंगे, रटने के लेवल पर नहीं जानेंगे, समझ के लेवल पर जानेंगे। नहीं तो फिर बोलेंगे काली हमारी जिंदगानी करते हो, और बाकी तो तुम लोगों को पता ही है। चलो शुरुआत हम लोग, एक पिक्चर तुम लोग देखे हो गजनी। गजनी पिक्चर में देखोगे शुरुआत जब होता है तो लास्ट का सीन दिखाता है पहले, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन करता है कि भाई साहब का वो जो बाल वाल कटवा के तमाम प्रकार के बनाए हैं वो क्यों बना है। तो हम लोग भी शुरुआत ऐसे ही करेंगे, हम लोग भी शुरुआत गजनी जैसा करेंगे और फिर उसको व्याख्या करेंगे, समझेंगे कि वो क्या है। तो इसमें 2 फायदा होने वाला है। एक फायदा क्या कि जिनको लगता है कि हमको 2020 खेलना है तो वो आधे घंटे 20 मिनट का जो लेक्चर होगा उससे 2020 खेल लें, और जिनको लगता है कि हमें ठीक से पढ़ना है कि फिर डबल से ज़रूरत ना पड़े, उनके लिए पूरा होगा। चलिए, तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन जैसे ही पूछता हूं तो कुछ लोगों का मुंह लटक जाता है कि क्वेश्चन पूछता है। अरे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो अच्छा कुछ कर ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। डॉक्टर के पास जाओ, बैठ जाओ, और डॉक्टर तुमको दवाई लिख के दे दे, पूछा ही नहीं क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा था उसने दवाई दे दिया दिल के दर्द का, हो जाओगे सही। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं पूछना प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्यों? तो आपको पता है कि होमवर्क मैंने आपको दिया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 9th क्लास की एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी का विज्ञान जो साइंस है उस साइंस का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इतने ईमानदार टाइप के, इतने मेहनती बच्चे हैं आप लोग, इतने सीधे साधे भोले भाले की पढ़ लिए होंगे इसको। और इसलिए मैं 4 में से अभी नहीं पूछूंगा। 4 में तो परमाणु संरचना है, चैप्टर का नाम पहले बता चुका हूं। 9th में 4 में तो बोला परमाणु संरचना है जो आपका सिलेबस में लिखा है, और यहाँ अणु और परमाणु है, और परमाणु के मूल कण भी यही हैं। तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है उसने, परमाणुकता, परमाणुकता शब्द लिखा है, और जिसको इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो एटमोसिटी। तो एटमोसिटी क्या होता है, क्या आपने सोचा, क्या आपने पढ़ा? कोई आंसर दे, यस नो में फटाफट बोलो। अगर किसी को आता है तो तुरंत आंसर दो, नहीं आंसर देते हो मतलब नहीं पढ़े। होमवर्क करना पड़ेगा, चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जाके इतनी मोटी किताब खरीद के लेके चले आओ साइंस टेक का। कुछ लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का आजकल क्रक्स बना के बेच रहे हैं लोग, उसको खरीद के लाकर पढ़ते हैं। अरे यार, 1 साल का तो समय लेकर आए होगे ना पढ़ने के लिए, कि बस सीजन लेकर आए हो कि बस 2 महीने का 2020 है खेलेंगे यही। तो अगर समय लेकर आए हो, परमाणु का गुण परमाणुकता होता है। तो
समय लेकर आए हो तो एनसीईआरटी का क्रक्स पढ़ने जाओ, फालतू का किताब खरीद लो 300 का। क्या है? एनसीईआरटी का जिस्ट है। अरे एनसीईआरटी ही पढ़ लो ना, फ्री में मिल रही है गूगल पर, सबके पास टीवी वाला मोबाइल है। शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढोगे, जिंदगी शॉर्टकट बन जाएगी, ध्यान रख लेना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज तक जितने लोग का बहुत जो बड़े लेवल पे लोग गए हैं उनसे जाके पूछो, उनसे सीखने को यही मिलता है कि जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जाके जेब काट के लेके आ जाओ किसी का, 1-2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1-2 सिगरेट भी उसमें मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद इतनी धुलाई होगी ना अपराध में पकड़े गए तो, कि फिर कभी वैसा काम नहीं करोगे। तो जिंदगी में एग्जाम के लिए तय है कि पटवारी का एग्जाम करना है तो आपको कम से कम कितना समय लगाना पड़ता है, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो कम से कम कितना समय आपको देना है, अगर बेस कंप्लीट है तो, बेस नहीं कंप्लीट है तब कितना समय देना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कभी, और किया भी हूं मैं, बट आप लोग उस क्लास में नहीं होंगे। तो एटमोसिटी क्या होता है, देखो उसमें स्पष्ट आपको एटमोसिटी के बारे में दिमाग में रहना चाहिए कि मैंने आपको अणु बताया था, और अणु 2 तरीके का बताया था कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तब भी अणु बनेगा। इसका नाम बताया था मैं तत्व के अणु। एक और नाम बताया था समपरमाणविक अणु, फिर से नहीं बोल रहा हूं, पीछे बता चुका हूं तो डबलिंग होगा। और एक बताया था यौगिक का अणु, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही H2SO4 यौगिक के अणु बताया था। इस यौगिक के अणु में मैंने बताया था कि द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, बहुपरमाणविक हो सकते हैं। तो किसी अणु में देखो कितना आसान चीज है अगर समझ रहे हैं तो, किसी अणु में यही पूछ लेगा अगर प्रीलिम्स में, तो क्या कर लोगे, बस यही बोलोगे ना कि डीप में पूछ लिया, इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाओगे। और डीप में पूछ लिया बोलने से तो MPPSC या UPSC, UPPCS या UPSC या बिहार PSC शर्मा नहीं जाएगा कि अरे मेरे बारे में ये क्या बोल दिए, इसको नंबर दे दो। तो ये इतनी बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि क्या बोलेंगे। किसी अणु में, लिख लो कहीं, किसी अणु में परमाणुओं की संख्या ही, किसी अणु में परमाणुओं की संख्या ही उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो इसकी परमाणुकता कितनी है, देखो 2 H2SO4 है ना, 2, 3 और ये 4, 7, परमाणुकता 7 है, इसकी परमाणुकता 3 है, इसकी परमाणुकता 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है तो इसकी परमाणुकता 2 है। समझ गए? परमाणुओं की कुल संख्या, हाँ विकास भाई सही लिखे हैं आंसर। अब किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या ही क्या, परमाणुकता कहलाती है। अब किस क्लास से मैं पूछ रहा हूं बताओ, MSc का है, BSc का है, 9th क्लास की बात है। 9th क्लास की बात नहीं आ रही है तो फिर सामान्य अध्ययन आपसे वो विज्ञान क्यों पढ़वा रहा है, विज्ञान आपको पढ़वा ही क्यों रहा है, फिर वो बोले कि विज्ञान मत पढ़ो। बात समझ रहे हो ना? तो दिमाग पे जर्क डालो, चीजों को समझो कि हमें पढ़ना है तो चीजों को यही एग्जाम में पूछ ले कि किसी परमाणु नाम है ही, हमारे सिलेबस में पूछ लेगा। और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में परमाणु है ही केमिस्ट्री में, भले वो लिखा नहीं है, तो बोल देगा क्या कि किसी, बोलेगा परमाणुकता का तात्पर्य होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। बोलेंगे डीप लेवल में इस बार पूछ लिया है, इस बार MPPSC बहुत डीप लेवल में पूछा है, PhD का क्वेश्चन पूछा है, PhD का। चलिए तो इसको मिटाओ, क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी दिया, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दें, गलत सही बोलना सीखो बस। इंटरव्यू की तैयारी पूरे वर्ष होती है, 12 महीने की कोचिंग कर रहे हो या 15 महीने की कोचिंग कर रहे हो, 2020 कर रहे हो तो अलग बात है। तो इंटरव्यू की तैयारी, व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी पूरे साल होती है। जितना आप बच्चों के सामने बोलोगे, और ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छी होती है, ऑफलाइन क्लास भी आपका चल रहा है, जितना ज़्यादा लोगों के सामने बोलोगे उतना आपको अपनी गलती समझ में आएगी, उतना आपको अपना एक्सप्रेशन समझ में आएगा, और 1 साल में आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओगे। जाके टाई बेल्ट पहन के 2-4 कोट लगा के किसी के सामने खड़े होकर 2 दिन तैयारी कर लेंगे तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो जाएगी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए नॉलेज प्राइमरी चीज़ है, और दूसरा कॉन्फिडेंस, आपका एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका ये है, जो दोनों के दोनों क्लास से ही आते हैं, क्लासरूम से ही आते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके
पढ़ाई के तरीके से आ रहे हैं। चलो, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उस एग्जाम की प्रकृति, उस एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। अब टॉपिक पर आए। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, परमाणु के मूल कण। हेडिंग डालिए, परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण। और मूल नहीं लिखना है तो मौलिक लिख लेना भैया, मैं दोनों में लिख रहा हूं। मूल मौलिक एक ही बात होता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। या इसी को सब एटॉमिक बोलने से अगर आप कतरा रहे हैं इंग्लिश में तो फंडामेंटल बोलिए। एक और मैं चीज़ देखता हूं कि बहुत से स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं कि मैं पढ़ाते समय मैक्सिमम चीज़ों का कम से कम टर्म्स का इंग्लिश तो ज़रूर लिखता हूं, लेकिन मैं जब कॉपी देखता हूं तो बहुत से लोग इंग्लिश वाला नहीं लिखते हैं। इतना शुद्ध हिंदुस्तानी भी मत बन जाओ। देखते हो ना कि गांव में चले जाओ, अगर इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत आ रही है तो लोग बोलते हैं कि ये तो ट्रंप जैसा हो गया है, मतलब इससे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं दुनिया में। और हिंदी कितना भी बढ़िया बोलो तो लोग बोलेंगे इसको नहीं आता, ये इंदौर में सही पढ़ नहीं रहा है, इंदौर में जाके ये पार्क में बैठ रहा है। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। देखो, सबसे पहले मूल कण क्या होते हैं? तो मूल कण का मतलब सीधी सी बात है कि ऐसे कण, पहले समझो बात को फिर लिख लेना, मैं बोल दूंगा। ऐसे कण, मूल का मतलब क्या होता है? ऐसे कण जो हर एक परमाणु में मिलेंगे, ऐसे कण जो हर एक परमाणु में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम? मूल कण। किसके? परमाणु के मूल कण। और इसी से जोड़ लो अपने विज्ञान का मौलिक सिद्धांत। बोला है ना विज्ञान का मौलिक सिद्धांत। तो विज्ञान के ऐसे सिद्धांत जो लगभग हर एक विषय में हमारे जीवन की दिनचर्या में यूज में आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। बेसिक चीजें, आपको पूरी इंजीनियरिंग नहीं करनी है, पूरा आपको चीजें नहीं पढ़ना है। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत मतलब जैसे ये बोल रहा है कि ऐसे कण जो प्रत्येक परमाणु में विद्यमान होते हैं वो क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल हैं या मूल कण हैं। तो वैसे ही विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्यों उसने बोला है इतना? एमपीपीएससी अभी बोला है प्रीलिम्स में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यूनिट 7 में पॉइंट 1। और पहले वो क्या बोलता था? 2019 से पहले जो उसका सिलेबस होता था कि विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित ऐसे विषयों का अध्ययन जो एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है, इतना बस बोलता था। और देखो क्या क्या पूछता था। तो ये अस्पष्ट सिलेबस होते हैं, हमको उनको स्पष्ट करके पढ़ना है। तो सृष्टि दुबे बोल रही हैं टॉप लेवल। थोड़ा मैं देर से सुना, बट ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग टॉप लेवल से ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है कि 2020 खेलकर हालत होती क्या है। तो ये मूल कण समझ गए क्या होता है? अब लिख लो इसको कॉपी में। मूल कण क्या होते हैं कॉपी में लिख भी लो। कई बार ऐसा होता है कि लिखते नहीं है ना, तो फिर लगता है बाद में भूल जाते हैं। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि वीडियो आप 100 बार देखो, 5 बार देखो, 4 बार देखो। एक बार तो लाइव पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि यही लास्ट हो। और अगर कभी रिवीजन करना है, भूल गए, तो उसको 1.75 पर, 2 पर, संभव हो सके तो 2 पर, 1.5 पर सुन के 1.5 घंटे की क्लास को आधे टाइम में खत्म करो, क्योंकि लिखा हुआ पहले से है। 100 बार वीडियो देखना कभी सही नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। चलो लिखो, बस ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में एक अगर फायदा देखें ऑनलाइन क्लास का तो यही है। ऑफलाइन में क्या है, पढ़ाते समय रिकॉर्ड कर लो तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि क्लासेस रिकॉर्ड रहती हैं तो फिर आपको मिल जाती हैं जब भी आपको जरूरत पड़ता है। लिखिए, परमाणु के मूल कण। हेडिंग क्या है? परमाणु के मूल कण। इसमें नीचे एक लाइन सिर्फ लिखिए, ऐसे कण जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में, ऐसे कण जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में सदैव उपस्थित होते हैं, ऐसे कण जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में सदैव उपस्थित रहते हैं, मूल कण कहलाते हैं। परमाणु के मूल कण कहलाते हैं या फिर मूल कण कहलाते हैं।
अब देखो परमाणु के मूल कण हैं कौन कौन से, तो परमाणु के मूल कण के प्रकार थोड़ा समझ लेते हैं। प्रीलिम्स में देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कहीं तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तकनीक भी है ना आपके सिलेबस में। थोड़ा और समझो, प्रीलिम्स में एक सिलेबस दिया है आपको इलेक्ट्रॉनिकी, यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी की कहानी आपको, अगर ये चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिकी के लिए, ये और फिजिक्स का विद्युत और फिजिक्स का अर्धचालक वाली बातें, ये 3-4 चीजें अगर आपको आ रही हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकी एकदम 100% क्लियर समझ जाओगे जो जीएस लेवल पे है, नहीं तो रटना पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। नोट्स से केवल काम नहीं बनेगा, नोट्स तो कितने हैं। तो परमाणु के मौलिक कण के प्रकार, मौलिक कण के प्रकार, हम लोग शुरू कर रहे हैं कहानी गजनी पिक्चर जैसी शॉर्ट में, अभी बाद में इसको लांग में करेंगे आप लोगों की भाषा में। तो एक क्या होते हैं समझो, एक होता है स्थायी प्रकृति के, एक होते हैं स्थायी प्रकृति के, ऐसे ही डायग्राम बनाना है, और दूसरे होते हैं क्या, अस्थायी प्रकृति के। कुछ होते हैं स्थायी प्रकृति के और दूसरे होते हैं अस्थायी प्रकृति के। स्टेबल नेचर में रहेंगे वो, नॉन स्टेबल रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे। देखो स्टेबल का मतलब समझो क्या है। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है, ये इंक है, जैसे इंक का ये बोतल है, तो हमेशा इंक ही है, जब देखो तब ये इंक है और इस रूम में रखा है तो ये स्थिर है ये। और दूसरा मान लो मैं एक बर्फ़ का गोला रख देता हूँ यहाँ पे, तो वो कभी बर्फ़ का गोला है, कभी पानी है, कभी बर्फ़ का गोला है, अपने आप चेंज होता जा रहा है, कभी वाष्प बन रहा है। तो जो स्टेबल ना हो, कुछ समय के बाद अपनी स्थिति को बदल देता है, वो नॉन स्टेबल या अनस्टेबल कहलाता है। और थोड़ा अपने भाषा में समझो तुम लोग, एक स्टूडेंट है जैसे मैं अपना बाल लगभग हमेशा ऐसे ही रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दिन तो बाल ऐसे करके आते हैं, दूसरे दिन ये इधर का उड़वा देते हैं, अनस्टेबल है, ये उड़ गया है। अगले हफ्ते में देखो तो ये पीछे का भी उड़वा दिए हैं, केवल आगे का थोड़ा सा रखे हैं। फिर किसी दिन देखो तो इसको जेल लगा के ऐसे त्रिशूल जैसा खड़ा करके आगे लेके आते हैं कि सामने वाला डर जाता है कि भैया लगे नहीं कहीं, बेचारा दूर से ही आता है। या फिर वो लड़ने के लिए आता है ना, वो ढकने वाला, वो ढक के चलना पड़े। तो वो कैसे लोग हैं, अनस्टेबल हैं। किसी दिन ये इधर इधर के खड़े कर लिए, आगे वाले चिपका लिए। फुटबॉल के खिलाड़ी अक्सर ऐसी करते हैं चीज़ें। और बाकी फैशन, जिसको फैशन कहा जा रहा है। सर मेरे पास वीडियो नहीं आ रहा, हाँ कुछ लोग मूछे कर लेते हैं, विकास सही बोल रहा है। सृष्टि आपको वीडियो अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपको नेटवर्क का देखना पड़ेगा अपना, क्योंकि यहाँ से सब कुछ क्लियर है। क्योंकि मैं बार बार आप देखते हो कैमरे पे ना देख के इधर देखता हूँ नीचे, कारण क्या है यही कि कहीं आप इधर से तो दिक्कत नहीं है, इधर से सब क्लियर है। तो थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, कहीं ना कहीं इंटरनेट की समस्या हो। एक बार एक काम करो, एप्लीकेशन से निकल जाओ और फिर ज्वाइन हो जाओ, आने लगेगा। टॉपिक पे विकास जी बोल रहे हैं कुछ लोग मूछे, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। मूछे 1 महीने तक मूछ ही नहीं है, और दूसरे महीने ऐसे नीचे यहाँ तक, ये भल्लाल देव के पापा जैसी, और उसके बाद फिर किसी दिन ऐसे ऊपर, किसी दिन यहाँ से ऐसे लेके यहाँ तक। तो ये अनस्टेबल मूछे हैं, ठीक है ना, स्थिर नहीं है। ठीक है, काफ़ी समझ में आ गया तुम लोगों को। अब टॉपिक पे आ जाओ कि क्या है स्थायी प्रकृति के जो मूल कण होते हैं। ये अब तक तो 3 ही प्राप्त हुए हैं, बाकी आगे नहीं कहा जा सकता कि और नहीं आएंगे, और आ सकते हैं। 3 कण हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेलिंग भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो मैंने बोला था ना कि 2020 खेलने वाले जो लोग हैं उनको यहां से काम उनका खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि इनका संकेत क्या होता है और वो संकेत क्यों होता है, अब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत, एक तो आप लोग हमेशा से ई दिखाते ही हैं और ऊपर ऐसे माइनस दिखा देते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का संकेत E माइनस होता है, लेकिन भैया केवल इलेक्ट्रॉन का संकेत E माइनस ही मत दीजिएगा, कई बार इसी को -1, इसी का संकेत कभी -1 नीचे और E0, और ये नीचे ऊपर जो लिख रहा हूं ये मैं आपको पीछे इसलिए पढ़ा के आया हूं कि आपको तकलीफ ना हो। मैं अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसको क्रम ऐसा रखता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में आपको पीछे पढ़ाया हूं, समस्थानिक संभारिक यहां फिर आएगा, लेकिन उतनी डिटेलिंग करनी नहीं है, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। आइसोटोप आइसोबार वाले में समझाया हूं मैं। तो इसका संकेत ये भी बनता है, और कई जगहों पर इलेक्ट्रॉन का संकेत आप बीटा भी देखोगे। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या मिल जाता है? बीटा। ये 3 संकेत आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन का ये संकेत दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन ही हैं। अब ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों, तो ये आगे हम थोड़ा सा समझेंगे। जिनको 20-20 खेलना है उनको नहीं समझना है, उनको इतना ही जानना है, जानो। उसके बाद क्या समझना है, प्रोटॉन का तो कुछ लोग P लिख के ऐसे प्लस कर देते हैं। इसी का एक और तरीका होता है क्या, 1p1, और कुछ लोग इसी को लिखते हैं क्या, 1h1। क्यों देखेंगे, बार बार क्यों नहीं लिख रहा हूं। और न्यूट्रॉन का अगर सिंबल आपको दिखाना है तो न्यूट्रॉन को लोग या तो ऐसे n के ऊपर 0 दिखा देते हैं, और n के ऊपर 0 नहीं दिखाना है तो आप इसको दिखा सकते हो कैसे, 0n1। ये नीचे वाला वैल्यू जो एकदम पहला लेक्चर ये देख रहा होगा वो थोड़ा धैर्य रखें, ये संकेत अभी समझे, मैं बता दूंगा कि ये क्या होता है। अदरवाइज इस लेक्चर के तुरंत बाद जाके आप आइसोटोप्स आइसोबार्स जो मेरा लेक्चर है वो देख लीजिए, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, जिसको द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान जो बोलना है बोल लो, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो इन तीनों के संकेत हमने हर लेवल पर देख लिया, बट यहां आपको एक बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान ले, उसके बाद आगे बात करेंगे। और समझ लो सबसे पहले इनके खोज के बारे में, खोज क्या है, तो खोज भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है आपसे। खोज में क्या है अभी हम देखेंगे इसको सही से। खोज इसका किया था किसने, एक विद्वान था जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने, और कई लोगों का हाथ रहा है इसमें, यही नहीं है, और इसी बात को समझेंगे आगे हम। जे थॉमसन ने इसकी खोज किया है, लेकिन इसका नाम कौन रखा है, जे थॉमसन ने इसका, जे थॉमसन, थॉमसन मत बोलो, थॉमसन बोलो, कुछ लोग टॉमसन बोलते हैं, पीछे लेक्चर में मैंने आपको बता भी दिया था। तो जे थॉमसन ने इसका क्या किया, खोज किया, और इसका नाम क्या रखा, कार्पसल्स। उसने इसका नाम क्या रखा था, कार्पसल्स। अब बोलना सर आपने तीर तो खींच दिया है, उधर भी लिख रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेना, ये तीर खींचना ही बेकार है, ये जो लाइन खींचे है ना, खींचना ही बेकार है। जे थॉमसन ने इसका नाम कार्पसल्स रखा था, लेकिन बाद में आके एक व्यक्ति आया जिसका नाम था क्या, स्टोनी। एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था जी जॉन स्टोन स्टोनी। जी गजब का नाम है, जी जॉन स्टोन स्टोनी, ये इसका नाम था। एक तो जान यहां पे मैं लिख दिया हूं, जॉन है, ठीक है ना, जान आप लोग बोलते हैं, तो अब क्या करें। जी जॉन स्टोनी ने इसका नाम क्या रख दिया था, इलेक्ट्रॉन। फैक्ट बोलते हैं ना कि फैक्ट चाहिए, फैक्ट भी है। देखो कभी एग्जाम में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा, तो प्रोटॉन वाला तो याद रहता है लोगों को, क्योंकि जनरल डायरेक्ट किताबों में लिखा रहता है, ये जनरल किताबों में नहीं लिखा रहता है, तो ये नहीं दिमाग में रहता है। स्टोनी नाम के विद्वान ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा, जे थॉमसन ने इसका नाम कार्पसल्स रखा था, ये आप दिमाग में रखेंगे। प्रोटॉन के खोज की बात कर लें अगर हम, मैं ये मिटाई देता हूं क्योंकि बाउंड्री लांग ले रहे हैं। इसकी खोज की बात कर रहे हैं, तो इसकी खोज पूरा मेहनत किया किसने, गोल्डस्टीन ने। हम इसको भी देखेंगे, मैं आपको एक लेवल तक इस बात को समझा दूंगा कि फिर जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग क्लास करने का। गोल्डस्टीन ने तो इसकी रियल में खोज किया, लेकिन इसका नाम जो है और नाम कैसे रखा वो भी हम देखेंगे। इसका नाम एक विद्वान ने रखा जिसका नाम था रदरफोर्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है, तो भैया एकदम उल्टा नहीं हो रहा है।
भल्लाल देव के बाबूजी, नमस्कार भैया आपको। बाहुबली पार्ट 3 कब बना रहे हैं? बेसब्री से इंतज़ार है, बनाइए। बच्चे भी बहुत परेशान हैं और आप साक्षात मेरी क्लास में जुड़ गए हैं तो फिर बात ही अलग है। गोल्डस्टीन नाम के विद्वान ने क्या किया था? खोज किया, और नाम इसका प्रोटॉन नामक नाम किसने दे दिया? रदरफोर्ड ने। और हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, 2020 वालों के लिए है, इसलिए हम पहले 2020 खेल रहे हैं। और फिर वैसे भी कहीं कोई टीम जाती है तो पहले 2020 शुरुआत होता है ना, तो 2020 शुरुआत होकर हम धीरे धीरे इसको टेस्ट तक ले जाएंगे। गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए प्रेरित कौन किया? खोज करने के लिए, न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए प्रेरित, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं, आप लोग पढ़ते हो मतलब श्रेय मुझे ही मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग जितना पढ़ोगे, जितना अच्छा करोगे, एसडीएम बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे और पटवारी भी बन जाओगे, तो खैर आप उसकी तैयारी कर नहीं रहे हैं तो सारा श्रेय मुझे ही जाएगा, ऐसा है क्या? चलो वो मजाक की बात है, बट ठीक है। खोज करने के लिए प्रेरित किसने किया, कैसे किया वो देखेंगे हम, 2-4 लाइन में उसको ही पढ़ लेंगे, क्यों छोड़ेंगे। रदरफोर्ड साहब ने प्रेरित किया। और किसको प्रेरित किया? तो एक विद्वान था जिसका नाम था चैडविक, जेम्स चैडविक। तो प्रेरित तो कोई और किया, लेकिन खोज किसने किया? जेम्स चैडविक साहब ने किया। लिखते रहें आप, बोल के नहीं लिखवाऊंगा ये। न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए प्रेरित किया रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज किया किसने? जेम्स चैडविक ने। और नाम भी इसमें जेम्स चैडविक ही दिया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी बात जानने से फायदा नहीं है, अभी और जानना है। इलेक्ट्रॉन का अब देखेंगे हम, तो अगला, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, मतलब इस पर ऋण आवेश पाया जाता है। आवेश फिजिक्स की बात है, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनको आपस में रगड़ने से उनमें छोटी एवं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो खैर आवेश की और कई परिभाषाएं बन जाएंगी, वो फिजिक्स की बात है। तो ऋण आवेशित होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। और कितना होता है भैया वो आवेश? तो कुछ लोग इसको बोलते हैं 1 इकाई। कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 इकाई, यूं बोला 1 दहाई, 1 इकाई। और 1 इकाई का मतलब हमको समझ में आ नहीं रहा है, तो 1 इकाई का मतलब है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। और कुछ लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे इस बात को लेकर कि सर 1.6 आप बता रहे हो और किताबों में तो 1.602 लिखा है। तो लिख लेना भैया, अगर दशमलव में और ज़्यादा याद करना है तो 1.602 कुलाम लिख लीजिएगा। कुलाम एक विद्वान का नाम है, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलाम। कुलाम एक विद्वान का नाम है जिसका नाम था चार्ल्स डी ऑगस्टीन कुलाम। और आवेश के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, इसलिए इनके नाम को, इनको लंबे समय तक याद रखने के लिए आवेश का मात्रक ही हमने कुलाम रख दिया है। बाकी आवेश का मात्रक फिजिक्स में हम देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है। तो इस पर आवेश कितना होता है? 1 इकाई, मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -19। इतना आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद और क्या दिमाग में रखना है? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यही काम हम उधर भी कर लेंगे, सबका पहले एक का कर लो। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.109। पूरा अगर दिमाग में रखना है तो 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और अगर किलोग्राम में नहीं बोलना है आपको तो मैं फिजिक्स में कन्वर्ट करना बता चुका हूं। इसी को हम बोल देंगे क्या? किलोग्राम नहीं यार, ग्राम, हाँ किलोग्राम, -31 kg होता है, सही बात है। और ग्राम में अगर आएंगे तो और थोड़ा सा ये घट जाएगा, शायद घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। तो 9.109
इंटू 10 की घात माइनस और 3 इसमें से घटा देंगे, क्या जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। तो ये देखो संख्यात्मक मान बड़ा हो गया है। एक हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने ये बात समझाया था और बाकी फिजिक्स में समझाया हूँ। तो आप ग्राम में बोलना है तो ये बोलना, और इसमें बोलना है तो ये बोलना। 3 घटाने पर यही आएगा ना 28, 27 तो नहीं आएगा। तो ग्राम में अगर लिखोगे तो क्या जाएगा 28, देख लेना, चेंज करना आपको मैं बता दिया हूं। अब और क्या समझना है यहां पे, तो इसी का द्रव्यमान कई बार इसमें नहीं पूछेगा, एएमयू में पूछ लेगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है थोड़ा आगे बताऊंगा मैं, और जनरली आपको पता भी होगा एटॉमिक मास यूनिट कैसे, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे 0.00054, चाहे यू बता देना, केवल यू बोल दो, और यू नहीं बोलना है तो एएमयू बोल देना, बात एक ही है। तो द्रव्यमान हमने इसके 3 तरीके से देख लिया। कभी अगर किसी एग्जाम में पूछना चाहे, प्रीलिम्स में, मेंस में तो खैर एमपीपीएससी का क्या भरोसा, कभी पूछ भी सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन जो अब तक हमने पीछे देखा है उससे। लेकिन अगर कभी पूछना होगा तो प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत कम चांस है। तो अभी मैंने आपको बता दिया किसका, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे मैं आपको और थोड़ी सी बात बताऊंगा इसके बारे में, और मुझे लगता है कि मैं, हाँ ठीक है अभी ना बताऊं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये जो द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये द्रव्यमान कब है, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर है। इलेक्ट्रॉन को हमने स्थिर मान लिया है, रुका हुआ मान लिया है, तो ये द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा ना तो उसका द्रव्यमान बदलेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रकाश की चाल से गति कर देगा तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी चीज का द्रव्यमान, मेरे पास भी नहीं आ रहा है, जिसके पास भी आवाज या वीडियो की दिक्कत होगी वो एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाएं और फिर एप्लीकेशन में जुड़ जाएं तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि द्रव्यमान अगर किसी चीज का, आप सुने होंगे भूगोल वाले लेक्चर में, या भूगोल जब पढ़ेंगे तो या पढ़ते समय सुने होंगे कि किसी चीज का द्रव्यमान अगर अनंत हो जाएगा तो वो अदृश्य हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। अगर किसी चीज का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा तो वो अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। अभी बेसिक्स बना रहे हैं, फिर इन पर डिटेलिंग करेंगे हम। अभी इलेक्ट्रॉन के कुछ और गुण देखेंगे, बट अभी बेसिक तौर पे इस बात को समझ लो। अब आ जाओ प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन की कहानी अभी इतनी रहने दो, उन बातों को मैं समझाऊंगा जो भी बोल रहा हूं कि जब गति करेगा तो इसका द्रव्यमान, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं, आपका भी द्रव्यमान। आप इतना तेज दौड़ दो कि प्रकाश के वेग से या प्रकाश के वेग के बराबर आपका वेग हो जाए, स्पीड हो जाए, तो आप अदृश्य हो जाओगे, दिखोगे ही नहीं, और आपका द्रव्यमान जो 50-60 किलोग्राम है ना, वो अनंत हो जाएगा। ये फोकट में नहीं बोल रहा हूं, इसका प्रूफ है। और ये आप लोग साइंस में ही पीछे पढ़ के आए होंगे, खासकर जो थोड़ा सा 11th-12th की साइंस पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि आइंस्टीन एक विद्वान थे। आइंस्टीन विद्वान ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या, तो गतिक द्रव्यमान, अभी आगे बता दूंगा मैं, गतिक द्रव्यमान, गतिमान जो द्रव्यमान होता है इसको m मान लिया जाए तो ये बराबर क्या होता है, m0 रूट में 1 - v² बटा में c²। यहां पे m तो गतिक द्रव्यमान है, m0 क्या है, स्थिर द्रव्यमान है, रुके रहने पर जो द्रव्यमान है। बहुत धीरे धीरे चल रहे हो तब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्थिर द्रव्यमान कौन है, m0। v क्या है, वस्तु का वेग, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो कुशवाहा जी हो, वस्तु का वेग। और c क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग, जो भी माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और इतना गणित सबको आता है कि अगर हमको गतिक द्रव्यमान कोई v, उसका चाल हो गया है कितना, अनंत, प्रकाश के वेग के बराबर, v बराबर c हो, अनंत नहीं, प्रकाश का वेग के बराबर उसका चाल हो गया है v, वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, m बराबर m0 या m0, चाहे कुछ भी द्रव्यमान उसका हो, 1 ग्राम ही क्यों ना हो, 1 - v² के जगह पर लिख देंगे c² बटा c²। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा, अच्छा ये बटा में आता है, ये ध्यान रखना कि यहाँ एक गलती हो गई है,
गुणा नहीं होता है, बटा में होता है। बहुत लंबे समय बाद कोई चीज़ पढ़ाओ तो m बराबर m0 और बटा में क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 ये कटेगा तो 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0, 0 से किसी को भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, अनंत। द्रव्यमान क्या बन गया, अनंत। पहले द्रव्यमान कितना था, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका वेग अगर प्रकाश के वेग के बराबर हो गया तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, अनंत। और जैसे ही द्रव्यमान अनंत होगा आप अदृश्य हो जाएंगे, आपको कोई देख नहीं पाएगा, आप भगवान बन जाएंगे, सर्वशक्तिमान हो जाएंगे आप। फिर आप एक जैसे प्रकाश देखो, सूर्य का प्रकाश एक ही टाइम पर लखनऊ में भी दिख रही है, एक ही टाइम में कानपुर में भी दिख रही है, एक ही टाइम पर इंदौर में भी दिख रही है, एक गोलार्ध के तरफ। वैसे ही आप एक ही समय पर हर जगह दिखाई देंगे, सार्वत्रिक हो जाएंगे आप, ठीक है ना, सर्वत्र दृश्यते वाली बात हो जाएगी, हर जगह दिखेंगे। मज़ेदार चीज़ है कि नहीं है कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि एकदम टेक्निकल है। हिस्ट्री में तो फिर भी सन याद रखना पड़ता है, इसमें तो सिंपल बात है। खैर इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, मैं ट्रेलर दे रहा हूं कि आराम से पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल छोटी मोटी सारी बातें पढ़ लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो हो जाएगा ना, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हो जाएंगे भगवान। चलो तो अब लिखो प्रोटॉन में, इतनी बातें जितनी इलेक्ट्रॉन में लिख लिए हैं उतनी प्रोटॉन में लिखो। इलेक्ट्रॉन का ये स्थिर द्रव्यमान है, गतिक नहीं है, सबका मैं स्थिर ही बताऊंगा। प्रोटॉन में लिखो, खोज हो गया। अब लिखो आवेश, प्रोटॉन में आवेश लिखना शुरू करो। अब मैं तो भैया कहीं कहीं लिखूंगा बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट लेने वालों से काम चलेगा नहीं कि कोई स्क्रीनशॉट ले लो तो काम चल जाएगा, नहीं। आप लिखो आवेश, इसका भी कितना होता है, धनात्मक 1 इकाई, या तो बोल दो धनात्मक 1 इकाई तब भी सही है, या फिर बोल दो प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम तब भी सही है, दोनों बराबर ही हैं, प्लस में हैं। या फिर अगर आपको और भी एक मात्रक होता है, बट छोड़ो उसको, अभी नहीं बोल रहा, बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके द्रव्यमान की। आवेश इसका हो गया प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं बोर्ड पे कहीं भी जहां मुझे जगह मिल रहा है लिख दे रहा हूं, आप लोग व्यवस्थित तौर से लिखते रहिए। द्रव्यमान कितना होगा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन भारी होता है, बहुत भारी होता है। कितना भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है, समझ लो 1837 गुना भारी होता है। गुना, इतना ज्यादा नहीं, इतना गुना, बहुत भारी। इसलिए तुम लोग को पढ़ाया था ट्रांजिस्टर, इसमें प्रीलिम्स के जो बच्चे हैं उनको पता है कि मैंने जब ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तो बोला था कि ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज निकल के आई थी, आविष्कार निकल कर आई थी, जिनको 3 लोग किए थे। और मैंने बताया था कि 2 ट्रांजिस्टर मुख्य होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब एनपीएन जो पढ़ा है उसी को पता होगा, और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग बहुत कम करते हैं और एनपीएन का ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो हल्का रहेगा वही तेज चलेगा ना। कई बार देखो जो लोग हल्के रहते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, और जो भारी रहते हैं वो ढुल मुल के चलते हैं, तो वो 1 घंटे में जहाँ पहुँचते हैं हल्का वाला कुछ मिनटों में पहुँच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है इसलिए उसकी गति तेज रहती है। तो लिखो द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, माइनस 27 किलोग्राम। बाकी ग्राम में बदलना हो तो आप बदल लीजिएगा। 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और ध्यान रखिएगा ये स्थिर द्रव्यमान है। और अगर इसको आप AMU में लिखना चाहते हो या AU में जैसे इसका लिखे थे वैसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1.00727 1.00727 AMU, या फिर केवल U लिख सकते हो, ये भी इसका द्रव्यमान होता है AMU में। एटॉमिक मास यूनिट पर संक्षिप्त बात हम नोट में डाल के कहीं आपको समझा देंगे, बट अभी इतना लिख लो। तो प्रोटॉन के बारे में अभी इतना जानो। अब आ जाओ न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर तो ये संकेत तो देख ही लिए हैं, खोज देख ही लिए हैं। अगली बात में क्या लिखोगे, आवेश। न्यूट्रॉन में लिखोगे आवेश तो लिखोगे कोई आवेश नहीं, आवेशहीन, कोई आवेश नहीं, आवेशहीन, आवेश रहित, कोई आवेश नहीं होता है इस पर। लेकिन क्या द्रव्यमान भी नहीं रहता है, तो भैया द्रव्यमान रहता है। द्रव्यमान लिखो,
द्रव्यमान लगभग ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से ये भी 1837 गुना लगभग भारी होता है। और हम देखेंगे कैसे वो ये कहानी चली, वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, नहीं समय मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में। क्या है इसका आवेशहीन है, और इसका द्रव्यमान अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो 1 + 1.602 प्लस द्रव्यमानी है तो 1.602 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। या फिर AMU में लिखोगे 602 बराबरी में कर दे रहा हूं, अदरवाइज 675 भी कई जगह लिखते हैं, तो आप चाहो तो इसी को ऐसे लिख देना, मैं प्रोटॉन के बराबर बता दिया, थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। और वो कितना होता है 1.675 लिखते हैं कई किताबें, 1.675 मैंने प्रोटॉन के बराबर बोला इसलिए वही लिख दिया, बाकी घात तो उतना ही है। और AMU में अगर इसी को लिखना चाहते हो तो AMU में आपको लिखना है 1.00868, चाहे AMU बोलो एटॉमिक मास यूनिट, चाहे केवल U बोलो, दोनों बात सेम है। चाहे एटॉमिक मास यूनिट बोलो चाहे केवल यूनिट बोल दो, इकाई बोल दो, तब भी काम सेम रहेगा। ये हमने अभी जो स्थिर मूल कण हैं उनकी बात कर लिया, बट ये तीनों डायग्राम आप एक पेज पर बनाए होंगे तो नीचे नीचे लिखे होंगे। अब आपको यहाँ एक बात जरूर समझ लेना है, एक अपवाद है, और उस अपवाद के बाद फिर हम चलते हैं अगले में। अपवाद क्या है भैया? तो अपवाद ये है कि मैंने बोला मौलिक कण क्या होते हैं, ऐसे कण जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल कण या मौलिक कण। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और वो अपवाद क्या है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। और मैंने आपको बीच में एक दिन दर्शन की बात किया था, केमिस्ट्री में दर्शन की बात किया था, और वो दर्शन की बात बड़ा मजबूती से एक व्यक्ति ने ऐसा बताया भी था, वैशेषिक दर्शन कणाद ने, वो मैं कभी चर्चा करूंगा, अभी आज नहीं। तो अपवाद में ध्यान रख लेना कि जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है ना, हाइड्रोजन के परमाणु में, आगे मैं इस पर चर्चा कर दूंगा, अभी बस समझ लो कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु में सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन तो पीछे पढ़ ही चुके हैं हम, आगे थोड़ा और समझा दूंगा। तो इकलौता एक अपवाद मिलता है इस कहानी का, जो कहानी हम बोर्ड पे कर रहे हैं, इस कहानी का एक अपवाद है कि सिर्फ एक ऐसा कण है, एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, अदरवाइज सब में न्यूट्रॉन पाया जाएगा। ये फैक्ट बोलते हैं ना कि फैक्ट हमें पढ़ना है, तो फैक्ट को कंसेप्ट के साथ पढ़ो तब बात समझ में आएगी, फैक्ट को फैक्ट जैसा केवल पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। एक कहानी और आपको यहां समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनको अगर नाभिक से बाहर कर दें, सॉरी परमाणु से बाहर कर दें, क्योंकि नाभिक में तो ये दो रहते हैं, आपको पता है, पहले बता चुका हूं, पीछे के लेक्चर में जाकर देखिए, बहुत पहले समझा दिया था कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन को अगर नाभिक से बाहर भी निकाल दो तब भी ये प्रोटॉन ही रहता है, बाल वगैरह अपना मूछ वगैरह बदलता नहीं है, बढ़ा लिखा बढ़ा के इधर उधर नहीं करता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो है इसमें बड़ा समस्या है। यहां लिख लो कहीं नोट डाल के कि न्यूट्रॉन जब तक, लिखो नोट स्टार बना के लिखो, न्यूट्रॉन जब तक नाभिक में रहता है, जब तक नाभिक के अंदर रहता है, नाभिक क्या, कोई भी परमाणु है तो उसके ये कक्षाएं हैं, कक्षाओं के बीच में एक नाभिक है, नाभिक में दो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सारा द्रव्यमान इसी में निहित रहता है, थोड़ा सा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का इधर रहता है, वो देखेंगे आगे हम। न्यूट्रॉन जब तक नाभिक के अंदर रहता है तब तक तो स्थायी रहता है, इलेक्ट्रॉन जब तक नाभिक के अंदर रहता है तब तक तो स्थायी रहता है, लेकिन किसी कारणवश उसको, न्यूट्रॉन को नाभिक से बाहर निकाल दो, नाभिक से खींच के बाहर निकाल दो, तो लगभग
15 से 17 मिनट के बाद वो न्यूट्रॉन नहीं रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा या तो प्रोटॉन बन जाएगा, किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा लो, बताऊंगा आगे। टफ नहीं है, एकदम सतही लेवल की बात है, थोड़ा समझ भी रहे तो बढ़िया रहेगा, तो आगे बताऊंगा। अभी तो पहले वो गजनी स्टाइल में पहले लास्ट की कहानी देख रहे हैं, फिर पहले की कहानी देखेंगे। इस लेक्चर में न सही, आने वाले 1-2 लेक्चरों में होगा। भाई केमिस्ट्री के टोटल 40 लेक्चर होंगे, और क्या होंगे। 12 महीने 15 महीने की क्लास अगर ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से करें ना। तो क्या लिखे हो, न्यूट्रॉन जब तक नाभिक के अंदर रहता है तब तक तो स्थायी रहता है, लेकिन नाभिक के बाहर निकलते ही नाभिक के बाहर निकलते ही यह लगभग 15 से 17 मिनट के पश्चात अन्य कणों में परिवर्तित हो जाता है। वो अन्य कण कौन होंगे, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, या और भी कई कण हैं अभी अस्थायी, उनमें भी जा सकते हैं। अन्य कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है। स्थायी कण को हमने अभी एक लेवल पे समझ लिया है, इसको देखेंगे आगे। चलो तो अब हम इसको मिटाते हैं और बात करते हैं अस्थायी प्रकृति वाले कणों की। स्थायी प्रकृति के कणों की बात कर लिए हम, अब करेंगे अस्थायी प्रकृति के कणों की बात। अस्थायी प्रकृति के कणों की बात, कोई कुछ बोल रहा है विकास, और सर हाइड्रोजन के आइसोटोप भी नहीं पाया जाता है क्या। अरे हाइड्रोजन के क्यों नहीं आइसोटोप पाया जाता यार, हाइड्रोजन का समस्थानिक पाया जाता है ना, पढ़ाया तो था 1H1 1H2। मैं परमाणु बोल रहा हूं, अणु नहीं बोल रहा हूं, परमाणु बोल रहा हूं। उसमें तो आप देखते हो समस्थानिक मिल जाते हैं तो 1H2 हो जाता है ना। वहां देखेंगे आगे हम, वो चीजें आएंगी, टेंशन मत लो। अभी थोड़ा धैर्य रख के मूल बातों को समझो, और उसके बाद हर एक कहानी जो आपके दिमाग में चल रही है क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन पूछो। सही बोल रहे हैं कि समस्थानिक में क्या स्थिति होती है, देखेंगे समस्थानिक। थोड़ा सा धैर्य रख लो, इस लेक्चर में ना सही, अगले लेक्चर में मिलेगा। चलो देखो, अब लिखो अस्थायी प्रकृति के कण। अब पहले तो लोगों को बस ये 3 ही पता था, अब तो इतने कण आ गए हैं कि हम लिख के कॉपी भर लेंगे तो उतना नहीं करेंगे जो काम काम के हैं। अस्थायी प्रकृति के मूल कण, अस्थायी प्रकृति के मूल कण, किसके मूल कण, परमाणु के। कौन कौन है भैया, तो नाम फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है, अब हैं तो बहुत से, लेकिन मैं कुछ का नाम आपको बता रहा हूं, सबका नहीं। एक का नाम क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। एक का नाम है एंटी न्यूट्रिनो, नाम सुनते होंगे और सुनना भी पड़ेगा, एंटी न्यूट्रिनो। दूसरा एक और है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, अंटी मत लिख देना, हाँ नहीं तो वैसे भी किराए से रह रहे हो। एंटी प्रोटॉन, प्रोटीन लिख दिया यार मैं, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। उसके बाद फिर अगला क्या आता है, एक और है मेसोन। मेसोन कण, मेसोन एक पार्टिकल। अस्थायी हैं, देखो अस्थायी समझी गए हो कि ये हमेशा एक ही रूप में नहीं रहते हैं, ये लोग मूछ दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं, कभी क्या बन जाएंगे भरोसा नहीं है। उसके बाद एक और क्या है, पॉजिट्रॉन। एक और है पाजी नहीं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसोन। उसके बाद एक और है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन। इसको कर लेना यार, इसको एंटी न्यूट्रॉन करना, एंटी न्यूट्रॉन इसको कर लो, नाराज मत हो कट करना पड़ा तो। एक और है क्या, न्यूट्रिनो। एक और है क्या, केवल न्यूट्रिनो। अब ऐसे बहुत से हैं, सबके बारे में हमको यहाँ काम नहीं करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किसकी खोज किसने किया और किसको किस संकेत से दिखाते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, एंटी न्यूट्रॉन जो है, इसकी खोज एक विद्वान ने किया था, इसको हम लोग क्वार्क भी बोलते हैं। क्वार्क का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग,
कार्क किसको बोलते हैं कि कार्क नाम था, भगवान जाने क्या नाम था। क्वार्क, क्वार्क आप लोग पढ़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, क्वांटम कंप्यूटर पर आप लोगों के एमपीपीएससी मेंस में 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित। और और पिछले एग्जाम में ही पिछले ही 1-2 साल के एग्जामों में 15 नंबर का। तो उस क्वांटम कंप्यूटर का मैंने बोला भी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के एक साथ उसके बारे में जितना डिटेल होगा सब पढ़ लेंगे, बट थोड़ा बेस तो आ जाए। बिना बेस जाने पढ़ाएंगे फालतू का रटना पड़ेगा। क्वार्क या कार्क नाम का विद्वान ने खोज किया था, लिख लो, कभी पूछ लेगा प्रीलिम्स में। खोज क्वार्क ने किया। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? एक विद्वान था, इसका नाम था पॉलिंग। अब चाहे पॉलिंग बोल लो या आप लोग अपनी भाषा में पॉलिंग बोल लो, मैं खोज की बात कर रहा हूं। कौन खोज किया? न्यूट्रिनो की खोज किया है कौन? पॉलिंग ने। उसके बाद कौन है? एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन की खोज किया है सैंगरे ने। सैंगरे ये विद्वान है, इसने खोज किया है। मेसॉन की अगर हम बात करें तो मेसॉन अक्सर आपके जो कुछ नोट्स वगैरह देखेंगे तो ये जरूर लिखते हैं लोग, यूकावा। यूकावा ऐसा लग रहा है कि यूपी बिहार की भाषा है, वैसे जापान का विद्वान है, वाह लगा दिया है, ललुआ कलुआ बोलते हैं ना, तो ऐसे ही इसका नाम यूका था, हो सकता है यूकावा कर दिए हो, जैसे ललुआ कलुआ चलता है। उसके बाद क्या बचा है? पाजीट्रॉन। पाजीट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन नामक विद्वान ने। तो जो कुछ मुख्य हैं उनका नाम लिखवा दे रहा हूं अस्थायी प्रकृति के। एंडरसन नामक विद्वान ने खोज किया है, सबकी खोज देख लिए। अब बात कर लेते हैं कि संकेत इनके क्या हैं। तो एंटी न्यूट्रॉन का अगर संकेत देखेंगे तो अभी तक संकेत का इसका कुछ लोगों ने अलग अलग बताते हैं, तो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं, संकेत है ही नहीं। ऐसे कट लगा लेना, संकेत का आइडिया नहीं है एंटी न्यूट्रॉन का, और संकेत का नहीं है, लेकिन इसका द्रव्यमान जरूर पता है कि इसका द्रव्यमान कितना है। दो बातें साथ लिख लेते हैं। इसका द्रव्यमान पता है कि किसके बराबर रहता है ये, तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर रहता है, मतलब 0n1, यही न्यूट्रॉन का संकेत है ना, तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इसलिए तो नाम क्या है? एंटी न्यूट्रॉन। द्रव्यमान बराबर है, एंटी है, दोनों का 36 का आंकड़ा है, बराबर उल्टा चलते हैं, न्यूट्रॉन के बराबर द्रव्यमान, लेकिन संकेत इसका अभी कुछ आइडिया मिला नहीं है। अब न्यूट्रिनो की बात कर लें अगर हम, तो न्यूट्रिनो को किससे दिखाते हैं? न्यू नामक शब्द से। इसका मैंने आपको परिचित पहले कराया था, न्यू, पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन वो इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू, इंग्लिश में न्यू। तो न्यूट्रिनो को हम दिखाते हैं किससे? न्यू से। और इसका द्रव्यमान जो है अनिश्चित है, इसका द्रव्यमान निश्चित होता ही नहीं कि कुछ हम बोलें चांद जैसा है ये, चांद जैसा। चांद जैसा क्यों? क्योंकि चांद का पता है आपको कि चांद के लिए कोई कपड़ा बनवा दे तो तकलीफ हो जाएगी ना। एक कहावत, एक पोयम भी इस पर है कि चांद एक बार गुस्सा कर दिया अपनी मम्मी से और बोलने लगा कि मुझे कपड़ा सिलवा दो। मम्मी बोलने लगी कि बेटा तेरा कपड़ा कैसे सिलवाऊं जब तू हर रोज़ अपने आप को बदल लेता है, किसी दिन इतना छोटा हो जाता है, किसी दिन इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा कपड़ा कहाँ से बनवाऊं। तो यही हाल इनका है, कभी कुछ करते हैं, तो इनका द्रव्यमान फिक्स ही नहीं है। अब बात करते हैं एंटी प्रोटॉन का, कि एंटी प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है। तो एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान इसका, अच्छा, इनका संकेत जो होता है P- होता है। एंटी प्रोटॉन है ना, तो P-, इसका भी दे देना चाहिए था यार, एंटी न्यूट्रॉन का क्यों नहीं देते, बट प्लस माइनस नहीं है ना, तो नहीं दे दिए होते। P- होता है संकेत, ध्यान रखिएगा। और इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के बराबर है, नाम ही है ना एंटी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के बराबर। मेरे तरफ से वीडियो ऑडियो सब क्लियर चल रहा है, हर समय मैं आपको देखते जा रहा हूं। जैसे ऑफलाइन क्लास में पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो यहाँ स्क्रीन को ही पीछे मुड़ के देख रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है सिर्फ। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ तो रहे हैं ना। तो प्रोटॉन के बराबर। अब बात आती है यूकावा का। तो यूकावा में अगर हम आएंगे तो इसका जो मेसॉन है, इसकी खोज यूकावा ने किया है। और इसका जो सिंबल है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आप पढ़े होंगे कई बार, पाई मेसॉन सुने होंगे नाम की, पाई मेसॉन। तो मेसॉन है लेकिन 3 प्रकार के, पाई मेसॉन, पाई माइनस मेसॉन और पाई उदासीन मेसॉन। 3 प्रकार के मेसॉन पाए जाते हैं।
पाई प्लस मेसोन, पाई माइनस मेसोन और पाई उदासीन मेसोन। और इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 200 गुना होता है। ये दिमाग में आप रखेंगे। और एक बच गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में हम देख लेते हैं। एंडरसन ने किया था और ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा है। एक तरीके से हम देखें तो इसका सिंबल होता है प्लस ई और ऊपर माइनस लगा दो। इलेक्ट्रॉन का उल्टा है, नहीं जीरो करते हैं, प्लस ई जीरो। और उसके बाद इसका द्रव्यमान जो होता है किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले ही लिखवा दिया, इसलिए द्रव्यमान इसका होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो ये अस्थायी प्रकृति के कण हैं। अन्य भी हैं, उस अन्य के बारे में आप न्यूज करेंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, बीच में आएगा तो देखेंगे। और भी एक कण है जिसका नाम है हिग्स बोसोन, चल रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसी को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें तकनीक की हैं, आगे सीखेंगे आप। मैंने कुछ बता दिया जो एग्जाम में पूछा सकता है। आशीष भाई बोल रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि अभी क्लास में कितने विद्यार्थी। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब टॉपिक उठ गया है तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई जितना मैंने बताया। अभी इतनी बात समझ में आ गई कि जो मूल कण हैं वो कितने हैं। मूल कण 3 हैं, उन तीनों के बारे में बात कर लिया, स्थायी वाले और अस्थायी वालों के बारे में भी बात कर लिया। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उसके साथ साथ आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ और कई बातें हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ अगर आप देखोगे तो एक चीज़ और साथ में आता है क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ देखेंगे कैथोड किरणों की खोज हुई, और कैथोड किरणों की खोज के साथ साथ देखोगे तो एक्स किरणों की खोज हुई। तो एक्स किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज, ये इलेक्ट्रॉन की खोज से जुड़ी हुई कहानी है। तो हम लोग जब एग्ज़ाम के पर्पस से छोटी क्लासों में भी चीज़ें दी हुई तो कभी पूछ ले इलेक्ट्रॉन की खोज पर टिप्पणी, तो 4-5 लाइन 6 लाइन समझकर ज़रूर लिखेंगे, तो उनको आगे शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले आप समय कितना हो गया है पहले ये देख लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास 9-10 हो गया है। तो 10 मिनट में इस क्लास को ख़त्म करते हैं। नोट डाल के 2-4 बातें फैक्ट में और लिख लो। नोट में 2-4 बातें फैक्ट करके और लिख लो, फैक्ट बना के और लिख लो। और वो क्या लिखना है लिखो। दो चार बातें और लिख लो। लिखो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, हालांकि मैंने बता दिया था लेकिन बाद में कहीं दिमाग से आपके निकल जाए। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में, समझा दिया था लेकिन नोट में लिख लो। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना ज़्यादा होता है। 1837 गुना ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। अतः प्रोटॉन कम चलायमान होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिकी में आपको काम करेगा। अतः प्रोटॉन कम मूवेबल, कम गति करते हैं। प्रोटॉन कम चलायमान होता है जबकि इलेक्ट्रॉन अधिक चलायमान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तथा इलेक्ट्रॉन अधिक चलायमान होता है। ठीक है। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, आज की क्लास फिर अब आज यहीं रोकते हैं, समय भी हो गया है। इतना आप ये फैक्ट वाली बातें पहले पढ़ के आओ।
अगले लेक्चर की कहानी हम क्या बनाएंगे, आज तो हमने सिर्फ वो एक ही एपिसोड बना के, हालांकि आधे घंटे 1 घंटे और पड़े होते तो बीच में वो भी आ गई होती बातें, बट ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, अगले लेक्चर में हमारी बात होगी इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। तो एक क्लास हम लोग डेडिकेटेड करेंगे इस पर, और कल की क्लास सुबह 6 बजे होगी, कंफर्म है। कल की क्लास सुबह 6 बजे होगी, कंफर्म है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। थोड़ा सा इसके खोज को समझने का प्रयास करेंगे, कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिकी में आप देखोगे ना, जो टेलीविज़न पहले हुआ करती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब लगता था, निर्वात नली लगती थी। और कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की पीढ़ी में भी बोलते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर भी जो बीच के कुछ थे वो सब क्या वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, निर्वात नलिका पर आधारित थे। तो निर्वात नलिका जो थी वो क्या थी, उसका मतलब क्या है, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ी उसकी बेसिक बातें जानेंगे कि हमको रटना ना पड़े, बाकी चीज़ों को आसानी से समझ में आए। तो अगले क्लास का एजेंडा यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज, और फिर इसके बाद परमाणु की संरचना पर जाएंगे, और फिर आगे पढ़ना आसान हो जाएगा जब ये चीज़ हम जान जाएंगे तो आगे। और उसके पहले मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ कि कल हम लोग बात देखेंगे तो उसमें 2 शब्द बार बार आएंगे, उन 2 शब्दों को आप मुझे कल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 2 शब्द कल हम सुनेंगे, फिजिक्स की बात है, और फिजिक्स में बच्चों को समझाया भी हूँ जो पढ़े हैं। प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिदीप्त, और दूसरा पदार्थ होता है स्फुरदीप्त। दोनों अलग अलग हैं, लोग दोनों को एक ही समझते हैं। प्रतिदीप्त पदार्थ और स्फुरदीप्त पदार्थ, ये होमवर्क है। इन 2 शब्दों के बारे में बताओगे। जैसे कल ऑफलाइन क्लास में कल मैं बोला था ना कि क्षमता और दक्षता में क्या अंतर है। मेंस की क्लास में पूछा था कल कि क्षमता और दक्षता में क्या अंतर है, जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक किसकी, अपने जो बायो का ही टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें शब्द क्षमता और दक्षता की आई थी, तो दोनों का अंतर करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए इन शब्दों पर भी पकड़ बना के रखनी है हमें। इन बातों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज समय हो चुका है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। इजाज़त है कि नहीं है? वो तो नहीं रहेगा तब भी ख़त्म करूँगा ही। चलो, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे की क्लास में। सबको जप नाम। थैंक यू।